अगर आप क्लास 10th बिहार बोर्ड से है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं फर्स्ट सीटिंग का नाम, साइंस का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। यही क्वेश्चन लड़ने वाले हैं कल के एग्जाम में। अगर नहीं लड़े ना तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ये बात की गारंटी है। आज मैं 80 क्वेश्चन बताऊंगा और 80 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन हूबहू ऐसे नहीं आए ना तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो मैं ये इतना बोलता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 7 साल से मैं यही कर रहा हूँ। क्वेश्चन गेस मतलब हमारा 100% यहाँ पर सही रहता है। पीछे 7 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो, मेरे चैनल पे सारे वीडियोज अपलोडेड, निकाल के देख लो आप, ठीक है। तो ये वीडियो ना क्लास 10th बिहार बोर्ड वाले के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। जी हाँ, चलिए कल का जो एग्जाम है साइंस का जो ना प्रथम पाली यानी फर्स्ट सीटिंग का जो एग्जाम है ना, उसमें से ये 80 क्वेश्चन में ना 20 क्वेश्चन लड़ने वाले हैं। और मैं ना लगभग 3 वीडियो बनाने वाला हूं। मैं जो है साइंस पर 3 वीडियो बनाने वाला हूं। अगर तीनों वीडियो आप देख ले तो बढ़िया से, तो समझ लो कि आपका 70 नंबर कोई काटने वाला नहीं है। हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी गेस करने वाले हैं, जो कि 100% भाई साइंस का तो छोड़ ही दो, क्योंकि मैं साइंस ही पढ़ाता हूं, जिसकी वजह से इसमें मेरा बहुत अनुभव है, ठीक है, बहुत हद तक अनुभव है। इसीलिए जो मैं बता दूंगा वो ब्रह्मा की लकीर होगी और वही क्वेश्चंस आएंगे, भरोसा रखो मेरे पे, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और क्वेश्चन नहीं आए तो अनसब्सक्राइब भी कर दीजिएगा भाई, मैं अपने बात पे रहता हूं, ठीक है। तो 15 से 20 क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे, और तीनों वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तो आपको 70 नंबर एकदम कंफर्म है कि आ जाएंगे, ठीक है। इस बात की गारंटी है, छप के यही क्वेश्चंस आने वाले हैं। चलिए अब बात नहीं करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए भाई पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे अपना लोग। पहला क्वेश्चन क्या है ध्यान से पढ़ेंगे, और अगर आपको पता होगा तो उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। कमेंट में आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है कि 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होता है, यानी 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होता है। देखो 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होता है भाई, आप लोग को पता होगा 10⁻³ एम्पियर होता है। अगर 1 माइक्रो एम्पियर बराबर पूछ दे तो 10⁻⁻6 एम्पियर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं दिक्कत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए एक और क्वेश्चन आ गया अपने लोग का, प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे अपना लोग। तो डीजल का उपयोग होता है किस चीज़ में, भारी वाहनों में भी होता है, रेल इंजनों में भी होता है, विद्युत उत्पादन में भी होता है। तो इसमें से सभी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, अपना लोग ध्यान से देखेंगे। इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है। या नहीं भी मिटाओ कोई दिक्कत नहीं, इसी से मैं लाया हूं। चलिए अब देखिए सौर सेल और ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं, यानी सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं किस चीज में बताइए, तो विद्युत ऊर्जा में। किस चीज में, विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सोना का परमाणु संख्या, गोल्ड, जी हाँ गोल्ड जिसको AU भी बोलते हैं, उसका परमाणु संख्या क्या होगा, वो हो जाता है 79। क्या हो जाता है, 79। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। और कहते हैं कि हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ए जिंदगी गौर से देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, और थककर मत बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ, तो इसी जोश के साथ अपना लोगों को लास्ट तक बने रहना है। और 5वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए यही सारे क्वेश्चन आएंगे भाई, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूं, तो मेरे बात को रख लो आप, क्योंकि यही सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। देखिएगा आप, देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन ऑक्सीकारक की क्रिया नहीं है, ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। कौन नहीं है भाई, दहन भी ऑक्सीकरण है, एक मिनट, दहन भी ऑक्सीकरण है, श्वसन भी ऑक्सीकरण है, भोजन का पचना भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। तो हमारा अवक्षेपण जो है ना, ये ऑक्सीकरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे अपना लोग कि ऑक्सीकरण बार बार बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन की संयोजकता, वैलेंसी पूछ रहा है ऑक्सीजन की। तो देखो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 2 और हो जाएगा 6। तो यहाँ पर
ये बताइए 8 इलेक्ट्रॉन पुराने में कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ही इसका क्या हो जाएगा? संयोजकता हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का संयोजकता कितना हो गया? 2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सॉरी सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए, यानी जल का जो पीएच मान होता है, अम्ल वर्षा में जो जल का जो पीएच मान होता है वो सभी लोग याद रखिएगा, वो कितना होता है? 5.6 से कम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 8वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी का जो डंक होता है, सूंड होता है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, वेरी सॉरी राहुल जी के स्टाइल में, तो वो हो जाएगा हमारा मिथेनोइक अम्ल। क्या कौन सा अम्ल होता है? मिथेनोइक अम्ल। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा संवहन उत्तक है? ठीक है, संवहन उत्तक यानी जो भोजन को और यानी जो भोजन को या हमारा मिनरल्स को या हमारा पानी को ढोने का काम कर जाता है, वो जाइलम और फ्लोएम दोनों होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, यानी बी और सी, ये डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे कि प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? तो ये देखिए प्रोटोजोआ कैसे करता है। प्रोटोजोआ हो गया, फिर हमारा और भी सारा, जैसे हमारा अमीबा हो गया, ये सारा विसरण के द्वारा जो है क्या करता है? विसरण के द्वारा पदार्थों को, अपने उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर फेंकता है। ठीक है, 11वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे अपना लोग भाइयों। क्या कह रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ रहा है। तो मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। क्या होती है? यकृत, लीवर। चलिए बहुत ही बढ़िया। 12वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? तो देखिए मस्तिष्क जो होता है ना, मस्तिष्क में एक भाग होता है जिसका नाम होता है सेरिबेलम, यही जो है शरीर का नियंत्रण बना के रखता है, संतुलन। ठीक है, चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे भाइयों। क्या क्वेश्चन कह रहा है? ध्यान से पढ़ेंगे कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। कौन है कारण? बताइए। देखिए टेस्टोस्टेरोन भी कारण है और हमारा एस्ट्रोजन, ये दोनों मिलकर ये जो है ना, ये कारण बनता है सर। हमारा जो किशोरावस्था में हम लोग जब प्रवेश करते हैं, चाहे बॉयज़ हो या गर्ल हो, लड़की हो या लड़का हो, तो बहुत सारे परिवर्तन आते हैं उसके शरीर में। वो परिवर्तन आपको पता होगा कि मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आपको परिवर्तन पता होगा। तो किस हार्मोन की वजह से होता है? तो भाई टेस्टोस्टेरोन और उसके बाद एस्ट्रोजन, दोनों के कारण होता है। तो मैं यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए भी और बी भी दोनों। ठीक है, चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन भाइयों क्या कह रहा है और बहनों ध्यान से देखेंगे। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ये तो सभी लोग जानते हैं, हार्ट का जो है 4 चैम्बर होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त क्या है? अरे भाई मेरा फोटो भी आ गया, चलिए फोटो भी आ गया, कोई बात नहीं है, इसको मैं बंद करता हूँ। चलिए अब ध्यान से देखेंगे क्या है कि रक्त क्या है। रक्त क्या है भाई? रक्त क्या है? रक्त एक उत्तक है। क्या है? उत्तक है। उत्तक है, हाँ, रक्त एक टिश्यू होता है। ठीक है, चलिए अब 16वां, और कौन सा उत्तक है? तो संयोजी उत्तक है, यानी कनेक्टिव टिश्यू है। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब देखिए जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जीन जो शब्द है वो किसने किया था? याद रखिएगा, बहुत सारे जो लोग जो है मेंडल इसका सही जवाब दे देंगे, तो वो नहीं होगा, मेंडल नहीं होगा। क्या होगा? जोहानसन। क्या होगा? जोहानसन। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। 17वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन बता रहा हूँ। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? सभी लोग जानते हैं, जल्दी से जवाब दीजिए। 4 ऑप्शन नीचे दिख रहे हैं, जल्दी जवाब दीजिए। तो सही जवाब हो जाएगा नरम लोहा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अरे देखिए ये सब वीवीआई क्वेश्चन है, सब पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि जब किसी तार विद्युत धारा जब किसी चालक तार विद्युत धारा प्रवाहित होती है, मतलब कुछ मिसप्रिंट भी होता है, कोई बात नहीं है, तो गतिशील कण क्या होते हैं उसके अंदर? तो गतिशील कण क्या होते हैं? परमाणु होते हैं, आयन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई सभी लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए ओम का नियम जो होता है, ओम का नियम में से कौन सा यहाँ पे सही है? तो ओम के नियम से हम क्या जानते हैं? V=IR होगा। देखो भाई V=IR कौन है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन, अब देखिए वीवीआई क्वेश्चन आ रहा है भाई। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर, सही बताइएगा भाई। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। सही जवाब वोल्ट हो जाएगा। 21वां नंबर क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एमीटर का प्रतिरोध होता है, कैसा होता है? छोटा होता है, बताइए, छोटा होता है, बड़ा होता है, बहुत छोटा होता है? अरे भाई बहुत छोटा होता है एमीटर का प्रतिरोध, बताएं।
क्यों होता है? तो क्योंकि उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होता है और विद्युत धारा का वो मापन करता है, और विद्युत धारा का मापन करता है तो विद्युत धारा ही उसके अंदर नहीं जा पाएगा प्रतिरोध अधिक होने की वजह से, तो कैसे वो मापेगा? इसीलिए इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। 22वां नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? बताइए। सभी लोग जानते होंगे टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का। जी बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23वां नंबर क्वेश्चन है, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? तो धारा की परिमाण में वृद्धि ये करता है। देखिए भाई, रियोस्टेट का मतलब क्या है कि रियोस्टेट जो होता है ना, ये जो है ना क्या करता है कि ये जो है धारा के परिमाण में वृद्धि भी, यानी ये जो रेजिस्टेंस है ना, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, यानी धारा को बढ़ा भी देता है, धारा को कम भी कर देता है। ठीक है, तो इसमें धारा का परिमाण में वृद्धि भी करवाएगा, कमी भी आनवाएगा, और धारा, अच्छा ये दोनों सेम ऑप्शन है। तो इसमें से ना एक काम करते हैं, इसमें से सही ऑप्शन जो है ना, इसमें से यहाँ पे होना चाहिए इसमें से सभी। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, इसमें से सभी मिस प्रिंट हो गया, इसमें से सभी हो जाएगा। यहाँ पर इसमें से सभी होना चाहिए, नीचे दिया गया होगा, इसको सही कर लेना आप, ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी जो रियोस्टेट होता है ना, वो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, उसका रेजिस्टेंस बदलते रहता है, उसका प्रतिरोध बदलते रहता है, और उसका प्रतिरोध बदलेगा तो उसमें विद्युत धारा भी बदलेगी, इसीलिए जो है यहाँ पर ऑप्शन डी होना चाहिए। 24वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? देखो आवेश जो होता है ना, आवेश का एसआई मात्रक होना चाहिए। आवेश बराबर क्या होता है? आवेश को हम दिखाते हैं किस चीज़ से? आवेश को दिखाते हैं क्यू से, और क्यू बराबर क्या होता है? यानी क्या होता है क्यू बराबर? वैसे तो आई बराबर क्यू बाई आई, एक मिनट मैं बता ही दूँ, पूरा क्लियर बता दूँ। फार्मूला होता है आई इजकल टू क्यू बटा टी। ठीक है, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? आई गुने टी। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा था, हमसे पूछा था एसआई मात्रक क्या है। तो एसआई मात्रक आवेश का होता है, वो कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। बहुत ही बढ़िया। और आवेश का खोज किसने किया था, ये भी आपसे अगर पूछ दिया जाए तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे वो आवेश का खोज किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना लोगों का, ध्यान से पढ़िएगा। श्वसन के अंतिम उत्पाद है, यानी श्वसन जो प्रक्रिया होती है, वो रिएक्शन भी आपको याद करना चाहिए। क्या होता है? 6CO2, नहीं गलत है, ये तो प्रकाश संश्लेषण वाला है। क्या होता है जल्दी बताइए? C6H12O6। ठीक है, इसमें 6O2 और यहाँ पर श्वसन होगा, मैं सारा नहीं लिख रहा हूँ, तो क्या बनेगा? 6CO2 प्लस 6H2O, और क्या निकलता है प्लस में? 38 ATP ऊर्जा निकलता है, ये ऊर्जा निकलता है। तो बताइए क्या हो जाएगा? CO2 है, हाँ CO2 है, चलो CO2 है, H2O भी है और ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए 26वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 26वां नंबर क्वेश्चन है कि दांत की सबसे ऊपरी परत क्या होती है? देखो दांत की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको हम बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट, यानी Ca3PO4 का होल ट्वाइस, यह है कैल्शियम फॉस्फेट, और इसी को बोलते हैं दांत का एनामल। ठीक है, एनामेल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और इसका फार्मूला पूछ दिया तो कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 का होल ट्वाइस। 27वां नंबर क्वेश्चन है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है? देखो मानव आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है छोटी आंत। ठीक है, और कितना इंच का होता है? लगभग मतलब कितना, मतलब मीटर का होता है, तो 6.5 मीटर का होता है। बताओ, इतना लंबा होता है, और वो एकदम घुंघराल करके रखा रहता है, जो पता नहीं चलता। तो छोटी आंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 28वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 28वां नंबर क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखेंगे। मेरे को सर्दी हो रखी है, इसीलिए बोलने में थोड़ी परेशानी हो रही है। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन है कि परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो बताइए परागकण जो होते हैं किसके अंदर बनते हैं? सभी लोग जानते हैं परागकोश के अंदर बनते हैं। परागकोश, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए 29वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना लोगों से कि चालनी नलिकाएं पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? बताइए चालनी नलिकाएं। देखो भाई, देखो रूट में, यानी जाइलम जो होता है ना, उसके मतलब कोई भी पेड़ का ना जड़ में पाया जाता है और वहीं से स्टार्ट होता है, यानी एक जाइलम में डायरेक्ट लगा सकते हो। जाइलम इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बार बार आने वाला क्वेश्चन, आरबीसी की जीवन अवधि कितनी की दिन की होती है? सभी लोग को याद कर लेना है, रट लेना है कि 120 दिन की अवधि होती है, याद रखना है ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? देखो मानव शरीर की लंबी कोशिका क्या होती है आपको पता होना चाहिए। क्या होती है भाई? जल्दी जवाब दो। इस तरह से बना रहता है ना, मैं थोड़ा डायग्राम बना दूँ इस तरह से। क्या है? याद आया डायग्राम थोड़ा बहुत?
क्या है ये? न्यूरॉन है एक तरह से, मतलब सही से डायग्राम नहीं बना है। ये क्या है? न्यूरॉन। तो क्या हो जाएगा? न्यूरॉन। सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन। 32वां नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि अंडाणु निषेचित होता है कहाँ पे निषेचित होता है? बताइए। देखो अंडाणु जो है ना फिलोपियन ट्यूब में निषेचित होता है, ठीक है। कहाँ गया? फिलोपियन नलिका में निषेचित होता है। वहाँ एक जगह होता है, इस्थमस बोलते हैं उसको, वहाँ पर जो है निषेचन की क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जब क्लास 12th में जाओगे तब आपको पता चलेगा। चलिए 33वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे। निम्नांकित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है, यानी प्लांट हार्मोन इसमें से कौन नहीं है? देखो भाई, देखो एथिलीन भी है, साइटोकाइनिन भी है, ऑक्सीन भी है। तो यहाँ पर ऑक्सीटोसिन जो है ना, ये प्लांट हार्मोन नहीं है। बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना लोग ध्यान से पढ़ेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूल के बारे में। फूल में नर प्रजनन अंग पूछ रहा है। तो सभी लोग जानते हैं क्या होता है, जल्दी बताइए। अरे भाई फूल में नर प्रजनन अंग क्या होता है? तो ये होता है पुंकेसर। क्या होता है? पुंकेसर। चलिए 35वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 35वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्विखंडन नहीं होता है? किसमें द्विखंडन नहीं होता है बताइए। ईस्ट में नहीं होगा भाई। देखो अमीबा में भी द्विखंडन होता है, पैरामीशियम में भी होता है, यूग्लेना में भी होता है। तो बताइए किसमें नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ईस्ट में जो है द्विखंडन नहीं होता। इसमें क्या होता है? मुकुलन होता है शायद ना, बडिंग होता है इसमें, ठीक है। चलिए 36वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना लोगों से, ध्यान से पढ़ेंगे भाइयों। परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, क्या है भाई? ऊर्जा का स्रोत हमेशा देखो सूर्य का प्रकाश जो है ना, ये होता है परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत, ठीक है, सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 37वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिक का पिता कहा जाता है? पिता, अनुवांशिक का पिता जो सभी लोग जानते हैं, किनको कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल जी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 38वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे भाइयों कि हरे पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो भाई उत्पादक। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक। ये हमेशा उत्पाद करते हैं, ठीक है। और हम ही नहीं, दुनिया का हर एक व्यक्ति, हर एक जंतु जो है पेड़ पौधे पे ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा रहता है, ठीक है, निर्भर रहता है। कि नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो देखो जो युग्मक होते हैं ना, चाहे नर हो या मादा हो, एक मिनट, ये जो नर या मादा युग्मक है, युग्मक अगर बात कर रहा है तो युग्मक में 23 ही क्रोमोजोम होगा, गुणसूत्र 23 ही होगा। अगर जायगोट की बात कर रहा है तो जायगोट में जो है ना वो हो जाएगा इसका जोड़ा 46, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो जायगोट मतलब क्या कि नर और मादा युग्मक जब निषेचन करने के बाद जो बनता है उसी को जायगोट बोलते हैं। तो यहाँ पर तो युग्मक में कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 40वां नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 40वां नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन परत पाई जाती है कहाँ? तो भाई ये सभी बहुत इजी सवाल है कि हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? बताइए। अरे भाई देखो कोई भी एक्स नाम का तत्व है, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, तो ये कौन हो सकता है? ये भाई धातु हो सकता है। धातु ही अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा धातु। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए 42वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे अपना लोग। लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? बताइए। लोहा पर अगर जिंक लेपित की क्रिया कर रहे हैं, लोहा पर अगर देखो ये लोहा है और इस पर जो है हम लोग जिंक का लेपिंग कर रहे हैं, किसमें? जिंक का लेयर इस पर चढ़ा रहे हैं, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? बताइए। तो ये प्रक्रिया भाई बहुत इजी है, गैल्वेनीकरण कहलाती है। क्या? गैल्वेनीकरण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है, इंग्लिश में उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? देखो सहसंयोजी यौगिक करने का मतलब इलेक्ट्रॉन का साझा करके यहाँ पर यौगिक बनाता है, ठीक है। देखो NaCl जो है, एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ, अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। देखो अगर धातु परमाणु या अधातु परमाणु अगर रहे, ठीक है, अगर धातु परमाणु रहे और अधातु परमाणु रहे तो, और एक अधातु रहे, ध्यान से देखना बहुत ही अच्छा ट्रिक है, अगर अधातु रहे और दूसरा भी अधातु परमाणु ही रहे
तब देखो देखो अगर धातु, एक धातु परमाणु और एक अधातु परमाणु रहा तो ये आयनिक बंधन बनाएगा। आयनिक क्या बनाएगा? आयोनिक बनाएगा, आयनिक यौगिक बनाएगा। लेकिन अगर अधातु और अधातु दोनों अधातु ही परमाणु रहे और तब जाकर कुछ बना रहा है तो समझ लेना भाई वो क्या होगा? वो होगा सहसंयोजी। क्या होगा? सहसंयोजी होगा। ठीक है, इधर जगह नहीं है तो मैं बता दिया। तो अब यहाँ पर सर्च करो आप, अब यहाँ पर खोजो कि कौन है। देखो यहाँ पर NaCl में, देखो NaCl में एक धातु है और एक अधातु है, तो ये तो कभी नहीं होगा। CaCl2 में देखो, CaCl2 में देखो कैल्शियम धातु होता है और क्लोरीन अधातु होता है, तो सहसंयोजी नहीं होगा, ये आयनिक होगा। आगे देखो, आगे देखो CH4, तो C में कार्बन अधातु है और हाइड्रोजन भी अधातु है, तो ये हो जाएगा क्या हमारा? ये हो जाएगा क्या? ये हमारा हो जाएगा सहसंयोजी। अब Na2O में भी देख लो, सोडियम यहाँ पर धातु है और ऑक्सीजन अधातु, तो यहाँ भी आयनिक यौगिक बना। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? देखो ये ट्रिक मैं बता दिया हूँ, याद रखना। ये हो जाएगा CH4 यहाँ पर सहसंयोजी। और आयनिक का पूछेगा तो एक धातु परमाणु और एक अधातु परमाणु, आयनिक पूछ लिया तो। और अगर सहसंयोजी पूछा तो दोनों अधातु। जी, ये आ जाता है क्वेश्चन, तो भाई ट्रिक बता दिया मैं। अब देखो, आभूषण बनाने वाला सोना होता है कितना कैरेट का? तो भाई 22 कैरेट का होता है, याद रखिएगा इस बात को, 22 कैरेट का। 45वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? उत्कृष्ट है यानी जो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकता। देखो आयोडीन नहीं होगा, सिलिकॉन भी नहीं होगा, ब्रोमीन भी नहीं होगा, तो होगा कौन भाई? तो अर्गन। अर्गन जो है उत्कृष्ट तत्व है, इसी को नोबल गैस भी बोलते हैं, अर्गन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 46वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि त्राम और टीन के मिश्र धातु क्या कहलाते हैं? एकदम सिंपल सी जवाब है कि वो हो जाएगा कांसा। क्या हो जाएगा? कांसा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 47वां नंबर क्वेश्चन क्या आ गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखो पीओपी भी इसको बोलते हैं, पीओपी का सूत्र होता है, ध्यान से याद रखना भाई, CaSO4.12H2O, याद रखिएगा, हाफ लगेगा, हाफ लगेगा। और अगर जिप्सम पूछ दिया, याद रखिएगा, अगर जिप्सम पूछ दिया तो जिप्सम का क्या होता है? जिप्सम का याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये याद रखना। वो होता है CaSO, अरे भाई CaSO4, ठीक है, .2H2O। देखो अंतर है, अंतर है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ लग जाएगा, क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ लग जाएगा और हमारा जिप्सम में 2 लग जाएगा, ये याद रखना। ठीक है, सही से लिखाता भी नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ लग जाएगा और जिप्सम में 2 लग जाएगा, ये याद रखिएगा। तो भाई अभी पूछ क्या रहा है? अभी पूछ रहा है अपना लोगों से प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो हाफ लग जाए। देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर ये बी करेक्ट होगा, यहाँ पर सही से लिखा नहीं है, हाफ थोड़ा गड़बड़ हो गया। यहाँ पे होगा CaSO4.12H2O, ये हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए, जिप्सम का यही सूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे अपना लोग 48वां नंबर क्वेश्चन पे। क्या है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? देखो अम्ल और क्षार, अगर अम्ल और क्षार दोनों अगर मिल जाए तो क्या बनाएंगे? अम्ल और क्षार मिलके बनाते हैं अपना लोगों का भस्म। बिल्कुल नहीं, लवण। क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। देखो तो अम्ल और क्षार आपस में मिलके क्या बनाएंगे? लवण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही जवाब? लवण। चलिए 49वां नंबर क्वेश्चन अपना लोग ध्यान से देखते हैं। 49वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बुझा हुआ चूना है। क्या है बुझा हुआ चूना? तो देखो बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस होता है, ये याद रखना। ठीक है, समझ में आया? और संगमरमर का सूत्र पूछेगा तो संगमरमर CaCO3 होता है, ये याद रखना। ठीक है, समझ में आया? बुझा हुआ चूना, ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट, बुझा हुआ चूना। अच्छा एक मिनट में बता दूं एक बार, इसमें मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप देख लेना। बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस नहीं, बुझा हुआ चूना आई थिंक CaO होना चाहिए। देखो सुनो भाई, एकदम सही जवाब है। बुझा हुआ चूना, देखो CaOH का होल ट्वाइस को चूना जल बोलते हैं, चूना जल, ये चूना जल है। ठीक है, और CaO को हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक है, बुझा हुआ चूना। और CaCO3 को संगमरमर बोलते हैं, ये याद रखना। ठीक है, या कन्फ्यूजन भी होगा मेरे को, एक बार इस क्वेश्चन को देख लेना। आई होप CaO ही होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इंग्लिश में अगर हमको कहे तो भाई इंग्लिश में कर लूंगा। देखिए CaO को इंग्लिश में बोलते हैं क्विक लाइम, और CaOH का होल ट्वाइस को बोलते हैं सेलेक्ट लाइम, और CaCO3 को बोलते हैं लाइम स्टोन, या इसको हम लोग मार्बल बोलते हैं। कोई दिक्कत ही नहीं होता।
लेकिन हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, मैं हिंदी को उतना पढ़ाता नहीं हूँ। चलिए कोई बात नहीं। निम्न में से कौन सा भस्म नहीं है? कौन भस्म नहीं है? देखो CaO भस्म है, NaOH भस्म है, Na2CO3 भस्म है, तो कौन सही जवाब हो जाएगा? सही जवाब हमारा हो जाएगा NaCl। NaCl एक नमक है भाई, यानी लवण है, ये एक लवण है। ठीक है, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जस्ता का अयस्क है। जस्ता का क्या अयस्क है? जिंक ब्लेंड। क्या हो जाएगा? जिंक ब्लेंड, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन क्या है? देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब आ रहा है। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन क्या है बताइए? सिलिकॉन एक उपधातु है। क्या है? मेटलॉइड्स होता है ये। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? अल्कोहल। अल्कोहल लिखते कैसे हैं? देखो अल्कोहल, एक मिनट, अल्कोहल बहुत तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो चलो अल्कोहल का हम समझाते हैं, लिख देते हैं सेकंड वाला। तो C2H5OH होता है अल्कोहल, इसको इथानॉल बोलते हैं। देखो इसमें कार्बन भी मौजूद है, इसमें हाइड्रोजन भी मौजूद है, इसमें ऑक्सीजन भी मौजूद है, तीनों मौजूद है। लेकिन मौजूद क्या नहीं है? नाइट्रोजन मौजूद नहीं होता है। अच्छा इसमें देखो यहाँ पर गड़बड़ कर दिया भाई यहाँ पर 100% होना चाहिए था, नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर बीच में मिसप्रिंट हो गया है। अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है अगर पूछता तो, और वही पूछता, समझ में आ रहा है? यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कार्बन तो मौजूद होता है, ऑक्सीजन भी मौजूद होता है, हाइड्रोजन भी मौजूद होता है। तो यहाँ क्वेश्चन होता कि अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होता है? तो नाइट्रोजन नहीं होता, ये याद रखिएगा। चलिए 54वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 54 नंबर क्वेश्चन है कि मिथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? मिथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है फॉर्मिक अम्ल। क्या है? फॉर्मिक अम्ल, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना लोगों से? 55 नंबर क्वेश्चन है कि स्वपोषी, अरे भाई क्या है क्वेश्चन नंबर कह रहा है? 55 स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्या है बताइए, क्या आवश्यक है? सभी, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश, और इसमें से सभी, यानी सभी जो है आवश्यक है, इसमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। 56 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मैग्नीशियम पाया जाता है। देखो कहाँ पाया जाता है? देखो हरी पत्ती में हमको ये पाया जाता है। हरी पत्ती में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि तैलीय कागज होता है। देखो तैलीय कागज, अगर तेल कागज लो और उसको तेल में डुबा दो तो वो क्या बन जाता है? परभाषक बन जाता है। क्या बन जाता है? परभाषक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या होती है? देखो आवर्धन जो होता है ना, आवर्धन जो होता है, जिसको हम किस चीज़ से दिखाते हैं? एम से। तो एम का कोई यूनिट नहीं होता, ये यूनिट लेस होता है। क्या होता है? ये यूनिट लेस होता है। ठीक है, कोई इसमें होता ही नहीं है। जैसे हम आपको बता दें लेंस का फार्मूला क्या होता है? लेंस का फार्मूला होता है M=V/U, और V को भी हम मीटर या सेंटीमीटर में लिखते हैं, चलो सेंटीमीटर में, और U को भी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्या हो जाता है भाई? एक मिनट, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, एक मिनट भाई, एक मिनट। तो M बराबर क्या होता है? V/U, इसको भी सेंटीमीटर में और इसको भी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर कट गया तो क्या बचा? कुछ नहीं। तो इसका जो यूनिट होता है वो यूनिट होता ही नहीं है, नहीं होता है, कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ये यूनिट लेस होता है, मात्रक विहीन होता है, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो 59वां नंबर क्वेश्चन क्या है? सब वायरल प्रश्न है भाई, याद कर लो। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, क्योंकि म्यू की वैल्यू जो है हर एक का अलग अलग होता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए 60वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? निर्वात की अपेक्षा कम होती है। वायु में जो है, वायु में जो है स्पीड होती है लाइट की, वो होती है 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और निर्वात में कितनी होती है? निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो कौन सा हुआ? तो यहाँ पर कम हो गया। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है भाई। लेंस में क्या होता है? मुख्य फोकस 2 होता है। जैसे कोई भी लेंस हम ले लें और इसमें अगर हम बनाए, ये O होता है, तो यहाँ पर जो है 2 F होगा, यहाँ F, यहाँ भी F, तो यहाँ पर 2F हम लोग लिख सकते हैं, 2 F रहता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विद्युत का अच्छा चालक कौन है? तो प्लास्टिक होगा, नहीं होगा, लकड़ी भी नहीं होगा, कार्बन भी नहीं होगा, तो चांदी होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगर कार्बन की जगह पर ग्रेफाइट रहता है तो वो ग्रेफाइट में हम लगा देते, लेकिन चांदी भी रहता है तो वहां पर और ए बी दोनों ऑप्शन रहता है, ये याद रखिए। 63वां नंबर क्वेश्चन है कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, किस चीज का? तो कार्बन का बना होता है, ये याद रखिएगा। चलिए 64वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक जूल में कितना होता है? देखो, एक जूल बराबर होता है 0.2999 कैलोरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक जूल बराबर टोटल अगर मिला के हम करें तो 2.2, अच्छा एक मिनट, उल्टा में लिख दिया भाई, सीधा समझ लो ना, एक जूल बराबर होता है 0.24 कैलोरी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वनस्पति तेलों में क्या होती है? तो लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाएं होती है, ठीक है, जिसको कैसे लिखते थे हम, याद है? ये देखिए, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, आई एम सॉरी फॉर दैट, मुझे सर्दी है, मैं बताया ना पहले ही, फ्री में वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है भाई, सपोर्ट कर दीजिएगा थोड़ा, ठीक है, मेहनत से वीडियो बन रहा है, तबीयत खराब होने के बाद भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 66वां नंबर क्वेश्चन है, ब्यूटेन में कितने समावयवी संभव है? तो देखो, ब्यूटेन के 2 समावयवी संभव होते हैं। एक तो हम ऐसे बना देंगे 1 2 3 4, और एक में ऐसे बना दूंगा 1 2 3 और ये 4, दो संभव है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 2, ठीक है। 67वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे कि मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पे हुआ था? तो बताइए किस आधार पे हुआ था? मेंडलीव का पूछ रहा है ना, तो मेंडलीव का परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से हुआ था, ठीक है, समझ में आ रहा है? बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान में वो तत्वों को वर्गीकृत किए थे। चलिए 68वां नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिए, और बहुत ईजी भी है। क्या है क्वेश्चन? अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात है। देखो नाइट्रोजन, देखो अमोनिया कैसे होता है, NH3, और क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन है कितना? 1 है, तो 1 अनुपात हाइड्रोजन कितना है? 3 है, तो 1:3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे भागिए। 69 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से निम्न में से कौन कमरे के ताप कण पर द्रव होता है? कौन होता है द्रव? देखो भाई, इथेन जो है यानी CH4 नहीं होगा, नहीं होगा, ये गैस में होता है। इथाइन यानी C2H2, ये भी नहीं होगा, ये भी गैस होता है। मीथेन, अच्छा इथेन बोल रहा था, एथेन और मीथेन, मीथेन एथेन, ए भाई उल्टा में लिख दिया, चलो एक मिनट, ये पहला हो जाएगा C2H4, ये तो गैस में ही होता है। उसके बाद C2H2 भी गैस में होता है, ये भी नहीं होगा, और मीथेन CH4 ये भी नहीं होगा। तो होगा क्या? इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है? द्रव अवस्था में होता है, और सभी लोग पीते भी हैं, सभी लोग को पता होगा। इथेनॉल जो है द्रव अवस्था में होता है कमरे के ताप पर। 70वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में देखो, सिरका में जो है ना, देखो सिरका जो होता है उसमें CH3COOH वाला अम्ल पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल बोलते हैं, या इथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखिए 71वां नंबर क्वेश्चन क्या है, और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सिरका में कितना प्रतिशत जो है पानी और कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल मिला होता है? तो सुन लो भाई, 10 से 15% जो है ना एसिटिक अम्ल मिला होता है, और बाकी जो है कितना 85% जो है वो जल मिला होता है, ये याद रखिएगा। मैं बताता जाता हूँ किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं बता दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप है? तो ग्रेफाइट भी है, हीरा भी है, फ्लूरीन भी है, इसमें से अरे कोई नहीं, इसमें से सभी होना चाहिए यहाँ पर। अरे भाई इसमें से क्या होना चाहिए? सभी, इसमें से सभी जो है कार्बन के ही अपरूप है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें से सभी यहाँ पर होना चाहिए। चलिए 72वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाता है? यानी उसका जो है सूत्र, अणुसूत्र जो है एक समान हो, और उसका जो मतलब विभिन्न उसका मतलब स्ट्रक्चर हो, विभिन्न संरचना हो, तो वो क्या कहलाते हैं? तो समावयवी कहलाते हैं, आइसोमर कहलाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 73वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो भाई ये अवतल दर्पण का उपयोग होता है, याद रखिएगा। 74वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 74वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है श्वेत प्रकाश
वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का विचलन नहीं 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 अधिक होता है ना। एक मिनट भाई 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 सॉरी वो हो जाएगा बैगनी। क्या हो जाएगा? बैगनी रंग का विचलन ज़्यादा होता है क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य जो होता है बहुत छोटा होता है। तो जो वायुमंडल में कण होते हैं उससे ज़्यादा ये टकराता है और टकराने की वजह से ये जो इधर उधर तितर बितर ज़्यादा होता है। तो विचलन सबसे ज़्यादा बैगनी रंग का। चलिए 75वां नंबर क्वेश्चन क्या है? समतल दर्पण के लिए फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है भाई। कितनी होती है? अनंत हो जाती है, इन्फानाइट होती है, इन्फानाइट। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ पर रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक और समान आकार का बने? बताइए। देखिए, ये देखिए यहाँ पे है टक 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 टक, और ये देखिए ये है हमारा P, ये है हमारा F और ये है हमारा C। अगर यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे ना, यहाँ पर कोई भी वस्तु को रखोगे, इसका प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा, यानी C पे वक्रता केंद्र पे अगर रखोगे तो उसका उल्टा भी बनेगा और सेम साइज का बनेगा। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वक्रता केंद्र पे। चलिए 77वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तारे के टिमटिमाने के कारण क्या है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण यहाँ पर तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। 78वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव नेत्र के लिए, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। चलिए क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है, कितना होता है? 1/16 सेकेंड होता है, 1/16 सेकेंड, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 79 नंबर क्वेश्चन क्या है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, क्या होता है बताइए? सीधा और आवर्धित होता है, सीधा और आवर्धित होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, चलिए अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस पूछ रहा है, देखो m बराबर अभी बताया, m बराबर क्या होता है? v बाई u होता है लेंस के लिए, v बाई u होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? v बाई u, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। और सुन लीजिए, अगर मिरर के लिए, दर्पण के लिए m बराबर पूछता है, दर्पण के लिए तो हो जाता है -v बाई u, ये याद रखिएगा। ये अंतर होता है, ये दर्पण के लिए है। और अगर लेंस का पूछेगा तो ये माइनस नहीं होगा, ये माइनस कट जाएगा, ये माइनस हट जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ये हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब देखिए आप कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके बता देता हूँ, याद कर लीजिएगा। देखिए पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है? तो ये आपको पता होना चाहिए किस क्यों होता है भाई। तो वो होता है अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। देखिए आंख में, ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन मैं कहूँगा वो याद कर लीजिएगा। आंख में दृष्टि दोष क्या है? ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, दूर दृष्टि, निकट दृष्टि, और भी बहुत होते हैं, ये याद कर लीजिएगा। अब ये तो यहाँ पर ये तो हमारा क्या है? ये तो हमारा न्यूमेरिकल है, ये बनाना चाहोगा तो बना ले सकते हो। यदि विद्युत बल्ब की तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो विद्युत धारा कितनी होगी? चलो मैं बना ही देता हूँ यार, इसी के ऊपर बना देता हूँ। देखो यहाँ पर R बराबर कितना दिया हुआ है? R बराबर में दूसरा ले लेता हूँ ताकि आपको बढ़िया से दिखे। R बराबर कितना है? R बराबर है आपको दिया हुआ 1200। ठीक है, और यहाँ पर V जो है वो दिया हुआ है 220। अब देखो कितना है? I पूछ रहा है, तो I बराबर होता है V बट्टा R। तो क्या हो जाएगा? 1200 और बट्टा में 220। लो भाई कट गया। अब यहाँ पर काट के आंसर निकाल लो, वही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए जो महत्वपूर्ण है वो आपको याद करना पड़ेगा भाई। जैसे दाहिना हस्त अंगुष्ठ नियम भाई बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, ये दाहिना हस्त अंगुष्ठ नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। प्रत्यावर्ती धारा नहीं पूछेगा, ये याद रखिएगा। विद्युत धारा की प्रबलता ये भी नहीं पूछेगा। फ्यूज तार के 3 उपयोग ये पूछ सकता है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन। यदि किसी ऑटोमोबाइल पीछे देखने उपयोग करने वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तो 5 मीटर स्थिति। देखिए ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये न्यूमेरिकल है, नहीं आएगा इस बार, कंफर्म है। अच्छा, प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में संयोजन किसे कहते हैं? और R2 परस्पर संयोजन। अच्छा, व्यंजक प्राप्त करें। देखिए आपको जो है ना पार्श्व क्रम में का फार्मूला जो है आपको पता करना है। तो पार्श्व क्रम का फार्मूला प्रूफ करना है। ये भाई प्रूफ हो सकता है, मैं कर चुका हूँ, मेरा वीडियो आप देख सकते हैं, जाइए प्लेलिस्ट में आपको विद्युत धारा हमने पढ़ा रखा है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। अभी यहाँ पर बताना संभव नहीं है, बताऊँगा तो भाई ज़्यादा समय लग जाएगा। वो क्या होता है? पार्श्व क्रम का 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2
प्लस 1/R3, बहुत जितना प्रतिरोध होगा जुड़ता जाएगा n टाइम्स तक। तो ये इसका फार्मूला होता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी को प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री में कि CO2 जो है चूना जल में प्रवाहित किया जाता है जब कम मात्रा में हो और ज़्यादा मात्रा में। देखिए ये भी NCERT क्वेश्चन है। NCERT जो लोग पढ़े होंगे ना, इसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखो भाई, CO2 को चूना जल में प्रवाहित करेंगे तो CO2 को चूना जल में CaOH का होल ट्वाइस में प्रवाहित करोगे आप तो क्या बनेगा? तो बनेगा CaCO3 और प्लस में जल बनेगा, ये देखो कैल्शियम कार्बोनेट। और इसको ज़्यादा मात्रा में अगर डालने लगोगे, अगर ज़्यादा मात्रा में CaCO3 और ज़्यादा और H2O और ज़्यादा मात्रा में अगर आप CO2 डालने लगोगे तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलो ये होता है, ये आपको करना पड़ेगा, आप लोग देख लेना। आप लोग यहाँ पर उदासीनीकरण अभिक्रिया तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये याद कर ही लीजिएगा। ऐसा अभिक्रिया जिसमें क्या होता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऐसा अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा भस्म दोनों आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, तो इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एक एग्जाम्पल देना रहेगा तो आप दे देना, ठीक है। तन्यता नहीं पूछेगा। एथाइल अल्कोहल का संरचना सूत्र लिखे, तो ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन आप इथाइल अल्कोहल का पूछ रहा है संरचना सूत्र, तो इथाइल अल्कोहल ऐसे बनता है, देखिए OOH और यहाँ पर CH3 बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे भागेंगे। ब्यूटेनोन और इथेनोइक अम्ल का संरचना सूत्र लिखिए, ये सब नहीं पूछेगा भाई इस बार, कंफर्म है। लोहा की वस्तुओं पर जस्तीकरण क्यों किया जाता है, ये पूछ सकता है, याद कर लेना। बेकिंग पाउडर क्या है, पूछ सकता है। संयोजन अभिक्रिया पूछ सकता है, ये सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए कि प्रयोगशाला विधि द्वारा रासायनिक प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाने विधि क्लोरीन गैस के साथ रासायनिक अभिक्रिया नहीं आएगा, इस बार कंफर्म है। एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण और उसके अयस्क नहीं आएगा भाई, इस बार कंफर्म है। और यहाँ पर जितने सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको बायोलॉजी में, सारा याद कर लेना आप लोग, ठीक है। लैंगिक जनन का महत्व आएगा, ठीक है। और ये नहीं आएगा। मनुष्य के दांत, ये भी नहीं आएगा भाई। सजीव के मुक्त लक्षण नहीं आएगा। लसिका क्या है, ये आ सकता है, ये भाई 22वां नंबर क्वेश्चन याद कर लेना। और 21वां नंबर पीत क्या है, सब याद कर लेना। और आगे देखो, गर्भ निरोधक गोलियां नहीं आएगा। हमारे आशय में अम्ल की भूमिका आ सकता है, याद कर लेना इसको। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये देखिए मनुष्य में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, नहीं आएगा। और पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करिए, ये आ सकता है 29वां। तो ये सारा आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए हैं। अगर आप लोग ये याद कर लेते हो तो भाई आपके बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है, ये याद रखना। तो चलिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी बहुत सारा वीडियो अपलोड होगा, ठीक है, बहुत सारा वीडियो अपलोड होगा, तो वो सारा वीडियो जरूर देखें। आई होप ये सारा क्वेश्चन आप याद करके जाएंगे और आपका बहुत अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। तो चलिए, ये सारा क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो सच में समझ लीजिए, तो आपको 20 से 25 नंबर यहाँ से आ जाएंगे, कंफर्म है, ठीक है। तो चलिए, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि और सारा हम वीडियो लेके आ रहे हैं। तो चलिए, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।